नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। आपको बता दें कि ईरान पर जो हमले के सबसे बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे थे, अब खबर है कि अमेरिका से पहले ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है और सबूत तो इतने पक्के तौर पे बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान कुछ ऐसे परमाणु हमले कर दे जिसके बारे में अभी तक दुनिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने खुलेआम आकर जनता के सामने अमेरिका को और इजराइल को खुला चैलेंज किया है कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो याद रखिए पूरा पश्चिमी एशिया धूं धूं करके जलेगा, धूं धूं करके जलेगा। ये सीधा सीधा अली खामनेई ने बोला है और इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आ रही है कि ईरान ने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनके जो प्राइम टारगेट्स हैं अमेरिका को लेकर, वो लगभग 8 देशों में पश्चिमी एशिया में सेट कर दिए हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरान का जो पहला फेज़ का हमला होगा वो इतना घातक हो सकता है जो अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा सकता है। तो हम शुरुआत पहले करते हैं उस खबर से जिसने पूरी खलबली मचा दी है, खामनेई को इस बयान से। मुर्तज़ा, सबसे पहले आप ये बताइए, 86 साल के अली खामनेई सुप्रीम लीडर, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, वो तो खुलेआम आकर तेहरान के कहना दहलीज से, दरवाजे से चीख कर ट्रंप को ललकार रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो क्षेत्रीय वॉर होगा और मैं पूरे इलाके में वॉर जो होगा वो पूरे इलाके को जला के भस्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, क्या संदेश गया सीधा? अब तक ये जंग जो थी वो ईरान की मिसाइलों और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर इजराइल की सेना के बीच नजर आ रही थी, लेकिन अब ये दो बड़ी पर्सनालिटीज या मैं कहूंगा कि खामनेई और ट्रंप की डायरेक्ट टक्कर है, क्योंकि खामनेई ने जिस तरह से कहा है कि अब ये युद्ध जो है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं होगा बल्कि एक रीजनल वॉर होगी। रीजनल वॉर का मतलब ये है कि ईरान अब सिर्फ अमेरिका के अड्डों को ही निशान नहीं बनाएगा बल्कि उन तमाम जगह पर वो टारगेट करेगा जो अमेरिका की मदद करेंगे, चाहे वहां पर अमेरिका के अड्डे होंगे या फिर नहीं होंगे। हमने देखा है कि जून 2025 में जब युद्ध हुआ था तब बहुत से देशों ने बहुत खामोशी से अमेरिका और इजराइल की मदद की थी। ईरान की मिसाइल रोकने में उनका भी रोल था। और अब जो खामनेई ने कहा है कि ये रीजनल वॉर होगी, इसका मतलब है कि जो 60 के आसपास की जो अड्डे हैं खाड़ी देशों में उन पर हमला होगा, क्योंकि ईरान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो, हो सकता है कि वो नौसेना, अमेरिकी नौसेना पे हमले ना कर पाए, वो सटीक हमले ना कर पाए। तो ऐसे में उसका जवाब जो होगा वो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर होगा, साथ में इजराइल को पूरा भस्म कर देगा। ये बात उनके कमांडर कहते आए हैं, लेकिन खामनेई जो है उन्होंने सिर्फ ये 4-5 शब्दों में बात कही है और इसकी गंभीरता इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बात पहली बार कही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दावा किया जा रहा था कि अली खामनेई जो हैं वो तेहरान के पास किसी गुप्त बंकर के अंदर लगभग 100 मीटर गहराई में मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए, जब 31 तारीख को तस्वीरें सामने आई तो लोग हैरान रह गए। अली खामनेई दिखाई दिए तेहरान के पास एक ऐसी उस खुमैनी की कब्र पर, मकबरे पर, जहां पर वो सब पूरी लीडरशिप के सामने आए, जहां ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे, सारे कमांडर्स मौजूद थे। खुद खामनेई खुमैनी के मकबरे पे आके पूरा कहते हैं ना इबादत की और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि पूरा ईरान जो है वो युद्ध के लिए तैयार है। और अब तो सबसे लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ऐसे पुख्ता दावे किए गए हैं ईरानी मीडिया की तरफ से कि तेहरान के पास जो बशर अल एक बहुत बड़ा कहते हैं बहशत, एक क्या कहते हैं कब्रिस्तान है, बहशत ज़हरा एक कब्रिस्तान है, उसके अंदर बहुत सारी कब्रें खोद दी गई हैं और दावा किया जा रहा है इन कब्रों के पीछे 2 मैसेज दिए गए हैं। एक तो उन्होंने ट्रंप को यह बताया है कि ईरान के सैनिकों ने अपनी कब्रें पहले से खोद के रखी हैं ताकि किसी को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, किसी को जोर ना कर पड़े, हम पूरी तरीके से शहादत देने को तैयार हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर यह दिया गया है कि आप ट्रंप याद रखिए कि जो खाड़ी के जो अरब के पश्चिमी एशिया में जो तुम्हारे 60 अड्डे हैं और जिनके ऊपर लगभग 50 से 60 हजार के करीब जो तुम्हारे सैनिक हैं उनकी कब्रें हमने यहां पे खोद के रखी हैं, या तो तुम उस कब्रों में जाओगे या हम जाएंगे, हम कहते हैं ना मार के भी तुमको मारेंगे। ये जो मैसेज दिया है खामनेई की तरफ से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रंप के लिए। और ट्रंप के जो बोल हैं वो अब बारूदी नहीं रह गए, वो अब बिजनेस से आ गए कि आप मुझसे बातचीत कर लीजिए, आपके ऊपर हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। खामनेई की तरफ से उल्टा वार हो रहा है, वो कह रहे हैं हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप एक बार हमला करके देखिए, उसके बाद आप देखिए हम क्या करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि तेहरान के पास एक बड़े कब्रिस्तान के अंदर अमेरिकियों की कब्र खोद दी गई है, उसने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं ना दांव, वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर डाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं जोड़ देता हूं कि जो ट्रंप
30 दिन से हवाई हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर कि हमला करने जा रहे हैं, हमारा युद्धपोत अब्राहम लिंकन आपके ऊपर अटैक करने वाला है। वो भी उनकी घिग्गी बंदी हुई है। खुद इजराइल के जो चीफ हैं ज़मीर उन्होंने क्या बोला है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 4 से 8 हफ्ते के अंदर ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। हो सकता है कि अमेरिका 2 महीने लगा दे इस हमले को करने में। तो ये जो बयान आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि ईरान ने पहले फेज की बाजी जीतता हुआ नजर आ रहा है और वो अपनी शर्तों के ऊपर युद्ध करेगा, अपनी शर्तों के ऊपर बातचीत करेगा, ऐसा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खामनेई के चेहरे में या खामनेई के अंदर जो जज्बा है वो बिल्कुल पुतिन की तरह आ गया है। तो अगर आप देखो तो पश्चिमी एशिया का पुतिन खामनेई को कह दो, और उधर अगर आप कह दो तो रशिया में उनमें जो पुतिन का जो ऑरा है वो ईरान ने पूरे एशिया में अपना फैला के रख दिया है। और यही वजह है कि खामनेई की जो लीडरशिप है वो पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। अब आप ये बताइए कि जो क्षेत्रीय वॉर की बात की है उससे सबसे ज़्यादा अमेरिका को क्या घाटा हो सकता है, और जो क्षेत्रीय देश हैं जिसमें चाहे आप कतर लगा लें, बहरीन लगा दें, सऊदी अरब लगा लें, यूएई लगा लें, इनके ऊपर क्या असर होगा इस अटैक का? देखिए, ईरान ने आज से नहीं, ये बल्कि जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, उसके बाद से ईरान का ये एजेंडा रहा है, ईरान का ये मकसद रहा है कि किसी भी तरह पश्चिम एशिया में जो अरब देश हैं वहाँ से जो अमेरिकी अड्डे हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि ईरान को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं अड्डों से रहा है। और उसने यह कहा है कि इस इलाके में अमेरिका का कोई काम नहीं है, अमेरिका जब तक यहाँ पे रहेगा इस इलाके में शांति नहीं रहेगी। तो अब उसे ये लगता है कि अगर इस बार अमेरिका ने या फिर इजराइल ने उस पर हमला किया तो वो सिर्फ एक मकसद के लिए काम करेगा, और वो ये कि अमेरिका के जितने अड्डे हैं इस इलाके में उसको वो पूरी तरह तहस नहस कर देगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उड़ा देगा। हमने 2025 जब जून में लड़ाई हुई थी उसके हमने जब आखिरी दिन देखा था कि जब ईरान ने हमला किया था अल उदैद एयरबेस पे कतर में, तब उस हमले के दौरान ईरान ने करीब 40 मिसाइल उस अड्डे पे दागी थी और 14 मिसाइल दागी थी, और 14 मिसाइल को मारने के लिए वहां पे तैनात जो अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम था उसकी 40 मिसाइल दागी गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान की 1 या 2 मिसाइल जो हैं उस टारगेट को उड़ाने में कामयाब रही, जो अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका का सबसे खास सिस्टम बनाया था। वो कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे वो ईरान पे नजर रखता था, और ईरान ने उस सिस्टम को उस हमले में उड़ा दिया था। तो अब ये सोचिए कि अगर ईरान की 14 मिसाइलों को रोकने के लिए अगर अमेरिका 40 मिसाइल दागता है और वो उसे रोकने में नाकाम रहता है, 1-2 मिसाइल पेनिट्रेट कर जाती हैं अपने टारगेट को मारने के लिए, तो अगर वो 1000 या 2000 मिसाइलों से इजराइल को मारता है या अमेरिका को मारता है तो कैसे बचा पाएगा? हर जगह अमेरिका के पास इस तरह के एयर डिफेंस वाले रडार या उसके पास मिसाइल नहीं है। बहुत से ऐसे अड्डे हैं जो अलग तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा जो अड्डा है जहाँ पर अमेरिका है, अर्जाक, वहाँ पर अमेरिकी थर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। हम जानते हैं कि इजराइल में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो अमेरिका के मिसाइल के जरिए पूरे इजराइल को बचा रहे हैं। अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर जो है इस वक्त एलात में तैनात कर दिया गया है ताकि हूती की तरफ से मिसाइल को भी रोक सके और ईरान के जरिए की तरफ से कोई मिसाइल आएंगी उसको रोक सके। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि इनके पास इंटरसेप्टर नहीं है। जो मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकती है हवा में, उनको इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। और ये मिसाइल जो है इजराइल के पास या अमेरिका के पास इतनी कम तादाद में है कि तभी कहा गया था कि नेतन्याहू ने 14 तारीख को ट्रंप से कहा कि युद्ध अभी नहीं चाहिए, अभी आप युद्ध नहीं करें। और जो आप बात कर रहे हैं या जमीर कह रहे हैं कि 2 महीने लग सकते हैं, तो इजराइल भी वक्त चाहता है कि किसी तरह ये जो तनाव है ये कम हो और इजराइल या अमेरिका दोबारा अपनी फॉर्म में आए और नए तरह से चैलेंज करे। मैं आपको बता दूं, ये दावा किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि खामनेई ने मुर्दों के अंदर जान डाल दी है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो 25 जून जो जून में अटैक हुए थे, 13 जून से लेकर 24 जून के बीच में 2025 में, उसमें एक बहुत बड़े बड़े जनरल्स मारे गए थे, बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। उसके बावजूद सिर्फ 7 महीने के अंदर ईरान इतनी ताकत से दोबारा रिटेलिएट करेगा, पलटवार करने को तैयार हो जाएगा, इसका अनुमान ना तो मोसाद के पास था ना CIA के पास था। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ आंकड़े ऐसे निकाले गए हैं कि जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है वो रुका ही नहीं है।
उसके ऊपर जो लेटेस्ट 300 कहते हैं 300 फीट गहराई के अंदर उसने कुछ ऐसे कंक्रीट्स की छतें बिछा दी हैं जिसके ऊपर B2 बम वर्षक अपने बम मार मार के थक जाएगा, कहते हैं ना बंकर बस्टर बम मार मार के थक जाएगा, तोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और ऐसे 3 जो परमाणु सेंटर्स हैं ईरान के, उसमें नतांज, फोर्डो और इस्फान, ये तीनों ऐसे हैं जो जबरदस्त हैं। और फोर्डो से तो 3 कहते हैं ना लगभग दुगनी गहराई के अंदर नतांज की कंक्रीट की एक परत बनाई गई है ताकि वहां के परमाणु ठिकानों को तबाही ना किया जा सके। और पहले ही आपको बता चुके हैं कि 408 केजी के करीब यूरेनियम माना जाता है ईरान के पास है, जिसके बारे में अब दावा किया जा रहा है कि अगर खामनेई ने आदेश दे दिया तो 8 से 14 दिन के अंदर 10 एटम बम ईरान बना सकता है और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी गहराई के अंदर इस बार अंदर जा चुके हैं कि अमेरिका भी समझ चुका है कि बेकार में B2 बम वर्षक से बम इतने बड़े बड़े बम फेंको, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए ट्रंप जो है वो हल्के हल्के पलटने लगे हैं। असल में ईरान को वेनेजुला समझ लिया था ट्रंप ने, और इसीलिए अब जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर आधा एटम बम, लोग ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आज जो ईरान की कैपेसिटी है वो एक ऐसे बम की है जो आधा अधूरा एटम बम इस्तेमाल कर सकता है, या हो सकता उतनी इंटेंसिटी में अटैक ना कर पाए, लेकिन वो इतना प्रचंड हमला जरूर कर देगा कि कम से कम अमेरिका को भारी तबाही मचाने में काफ़ी रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जोड़ देना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया जो हम लोग जो हम जानते हैं, उसके अंदर लगभग 8 ऐसे देश हैं जो ईरान के प्राइम टारगेट पे हैं। उसमें नंबर 1 पर कतर है, जो अभी आपको मुर्तजा बता चुके हैं। और इन सबसे अगर औसत दूरी निकाली जाती है तो 250 से 400 किलोमीटर दूर जो है वो ईरान से कतर है। तो यहाँ पे जो मिसाइलें पहुंचेंगी ईरान की, उनको मुश्किल से 4 से 8 मिनट लगेगा। ये लेटेस्ट आंकड़ा निकल के आया है, क्योंकि स्पीड जो है वो 300 से 2500 किलोमीटर तक की जो उनकी रेंज है, वो आराम से कोई भी ऐसा देश नहीं होगा इजराइल तक जो ईरान के टारगेट पे ना हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है जहां पे 10,000 सैनिक अकेले उसी अड्डे के ऊपर हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना भारी नुकसान कतर को भी होगा, अमेरिका को भी होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट है बहरीन, और उसके बाद सऊदी अरब और कुवैत में भी 13,500 सैनिक है। अमेरिका के 13,500 सैनिक, अगर वहां पे अटैक किया तो बख्तरबंद, टैंक, तोप जो उन्होंने वहां पे भर रखी हैं, सब उड़ा देगा ईरान। ये जो डेटा निकल के आ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा जो पेंटागन है वो परेशान है। और पेंटागन में आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 दिन के अंदर 200% पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर दिया गया है। इसको लेकर एक दावा किया जा रहा है कि जब भी पेंटागन में कोई बहुत बड़े हमले की तैयारी होती है तो बड़े अधिकारी बाहर नहीं निकलते हैं, वो पिज़्ज़ा को ऑर्डर देते हैं। तो उसके ऑर्डर की जो प्रतिशत है वो 200% हाई हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि ट्रंप के जो जनरल हैं वो पिज़्ज़ा खा के युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं और अटैक को कह रहे हैं ना भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लगाइए, और खामनेई क्या कर रहे हैं, खामनेई खुमैनी के दरबार में जा रहे हैं, वहां सजदा कर रहे हैं और कमांडरों से कह रहे हैं सीना चौड़ा होकर आओ, देखें कौन हमको मारता है, हम खुले आम अमेरिका पे हमला करेंगे। इसीलिए खुमैनी की हिम्मत जो है वो ट्रंप पे बहुत भारी साबित हो रही है। मैं आपसे मुर्तजा ये जानना चाहता हूं कि अगर 8 क्षेत्रीय वॉर कर दिया खुमैनी ने, तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्षेत्रीय देश रहेंगे या अमेरिका रहेगा, और ऐसी स्थिति में इजराइल का क्या हश्र होगा, और उस बीच में रूस और चीन क्या कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त ईरान के और जो बाकी देश हैं, चाहे वो कतर है, सऊदी अरब है, इनसे ईरान के रिश्ते बेहतर हुए हैं और ये देश कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह भी जंग ना हो, क्योंकि जो पहला फेज था, जब मैं कहूँगा जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, तब ये कोशिश थी कि किस तरह सरकार पलट दी जाए, वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए। लेकिन ये 2026 में अमेरिका की पहली हार हो चुकी है, वहाँ पर वो तख्ता पलट नहीं कर पाया। और जो अमेरिका का पहला मकसद था कि किसी तरह वहाँ पे तख्ता पलट हो, वहाँ का परमाणु कार्यक्रम बंद हो, वहाँ की मिसाइल पावर जो है उसे खत्म कर दिया जाए और वहाँ पे शाह या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बिठा दिया जाए जो अमेरिका या फिर इजराइल के हितों के हिसाब से काम कर पाए। अब ये देखिए, इसमें साहब की जो प्रदर्शन थे वो फेल हो गए, यानी कि तख्ता पलट नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि परमाणु कार्यक्रम की बात, अब आप ये कह रहे हैं कि आज ट्रंप जो है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करना चाहते हैं अमेरिका ईरान से। अगर वो बात करना चाहते हैं, इसका मतलब कि जो 2025 में जून में जो हमले किए थे अमेरिका ने, वो एक तरह से पूरी तरह फेल थे। तो अब अमेरिका को ऐसी नौबत दोबारा आ गई है अमेरिका के सामने कि वो फिर से ईरान के परमाणु संवर्धन या फिर उसके कार्यक्रम पर ब्रेक लगाए, ऐसी उसको इस तरह से उस पर दबाव है नेतन्याहू की तरफ से। और तीसरा है मिसाइल वाला, ईरान ने बोल दिया है कि हम अपनी मिसाइल पावर को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि उनकी जो मिसाइल की रेंज है वो 480 किलोमीटर से ज्यादा की ना हो, यानी कि वो आसपास ही कुछ दूरी तक ही हमला कर पाए और इजराइल तक उनकी मिसाइल नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि
पिछले 6 महीने के अंदर उसका जो मिसाइल प्रोडक्शन है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि जितनी मिसाइल उसके पास मई 2025 में थी उससे ज्यादा और घातक मिसाइल इस वक्त ईरान के पास हैं। अब एक बात ये समझने वाली है कि जो अमेरिकी बेड़ा है वो कितनी दूरी पर है अरब सागर में या फिर हिंद महासागर में। तो इस वक्त ट्रंप से कोई पूछता है कि वो कहाँ है तो कह रहे वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सही लोकेशन के बारे में कोई नहीं बताता है। कम से कम 3000 किलोमीटर वो बेड़ा दूर होगा ईरान से, और ये इतनी दूरी है जहां पर ईरान की कोई मिसाइल या फिर उनका कोई ड्रोन जो है वो ना पहुंचे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूं। जो मुर्तजा ने कहा कि लगभग 3000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने अपना युद्धपोत क्यों खड़ा कर रखा है। अमेरिका अच्छे से जानता है कि ईरान की मिसाइलों की अधिकतम क्षमता जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर तक है। हो सकता है 3000 भी हो, लेकिन वो मान के चल रहा है कि 2500 किलोमीटर तक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में पत्थर है और सामने वाले के हाथ में गुलेल है तो उसकी मारने की क्षमता मुझ पर अच्छी होगी। अगर वो दूर से मुझ पर हमला करेगा तो वो मुझे आसानी से मार सकता है, अगर मैं उसको पत्थर मारूंगा तो वो आसानी से उसको नहीं लगेगा। इसलिए मेरा काम क्या होगा, मेरा काम ये होगा कि वो मेरे वो हौसला बढ़ाए और मेरे जितना नज़दीक आके मुझ पर हमला करे तो कम से कम वो मेरी भी पहुंच में आ जाएगा। ईरान यही कर रहा है। ईरान ये चाहता है कि जितना करीब मेरे बेड़ा आएगा उतना ही मैं उस पर अटैक कर लूंगा, और इसीलिए उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी को गुलेल और पत्थरबाज के बीच में जो स्ट्रेटेजी होती है उसके रूप में उसने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ईरान की जो 1000 नए ड्रोन हैं उनके बारे में तो दावा किया जा रहा है कि उसने तो पूरी तरीके से वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो विमान वाहक पोत है जिस पे 90 फाइटर जेट्स रखे हुए हैं अटैक करने के लिए, जिस पर कहते हैं टॉम हॉक मिसाइलें हैं, जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर हैं, उनको तबाह करने के लिए खास तौर से 1000 ड्रोन उसने तैयार किए हैं। और इसीलिए तेहरान के चौराहों पर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं पूरे अब्राहम लिंकन के, और उस पर सैनिकों की जो लाशें अमेरिकन सैनिकों की वो भरी पड़ी हैं। तो ये जो तेहरान का जो टेरर और कहते हैं ना तांडव है, वो ट्रंप के जो हाव भाव थे, जो उनकी धमकी थी ना, देखिए बंदर अब्बास पर उन्होंने जो अटैक किया, बंदर अब्बास में जो अटैक किया वो असल में ट्रंप की एक गीदड़ भपकी थी या बंदर घुड़की थी, लेकिन वो चली नहीं। बोला कि हमने नेवी का कमांडर मार दिया, जो पूरी तरीके से फाल्स निकला। आज की स्थिति में ये है कि खुमैनी के मकबरे पर जो इबादत की गई उसके पीछे का एक कारण बताएं। ऐसा है कि 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक हर साल तेहरान में दहा-ए-फर्ज का एक कहते हैं ना समारोह, एक इवेंट मनाया जाता है। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति, तो 15 साल के निर्वासन के बाद फ्रांस से खुमैनी वापस आए थे। वो दिन था 1 फरवरी 1979 का। और 1979 में जो 11 तारीख थी उस दिन क्या हुआ था, मोहम्मद रजा पहलवी जो वहाँ के शासक हुआ करते थे, जो राजा थे, वो उनकी सत्ता का आखिरी दिन था, उसको उखाड़ के फेंक दिया था। तो इसलिए दहा-ए-फर्ज का मतलब होता है भोर के 10 दिन, और इसीलिए ईरान ने अपने 10 दिन भयंकर हमले के लिए तैयार कर रखे हैं। और जो खामनी का कॉन्फिडेंस था वो खुमैनी की दरगाह पे या कहते हैं ना उनके दर पे या दरवाजे पर जो दिखाई दे रहा था, उसका असर हमें संसद में भी दिखाई दिया। और वहाँ के जो संसद के स्पीकर हैं वो सब के सब ईरानी फौजी वर्दी में आए और उन्होंने बोला कि हम 27 यूरोपीय देशों को चैलेंज करते हैं जिन्होंने हमारी IRGC को आतंकवादी घोषित किया है। हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि हम पूरी यूरोपीय सेना को आतंकवादी घोषित करते हैं। ये मैसेज क्या है मुर्तजा, जरा बताएं। मैसेज जो अभी आपने कहा कि खामनी जो है वो खुमैनी के मकबरे पे गए, मैं इसमें दोनों में एक सिमिलरिटी ये देखता हूँ दोनों की लीडरशिप में, कि जब आपने जिक्र किया 10 डेज ऑफ डॉन, दहाए-ए-फज्र ईरान में जो मनाया जाता है 10 दिन। अब देखिए 1 फरवरी की तारीख जो थी वो तारीख थी जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो हैं वो ईरान वापस लौटे, फ्रांस में एग्जाइल में थे वो। अब वो जब उनका वापस आने का दिन था, मतलब 1 तारीख को जब उन्होंने फ्लाइट पकड़ी फ्रांस से, तब उनके वापस आने को लेकर जो यहाँ पे शाह की सरकार थी, तब शाह रजा पहलवी जो है वो छोड़ के जा चुके थे ईरान और अमेरिका जा चुके थे। और कहा जाता है कि वो अरबों डॉलर जो है ईरान की संपत्ति जो है अपने साथ ले गए थे जहाज में। और जिस दिन ये इमाम खुमैनी जो है, आयतुल्लाह इमाम खुमैनी, जब ये ईरान लौटे हैं, तब उनके आने से पहले ये कहा जा रहा था कि इनके जहाज को गिरा दिया जाए। उस ज़माने में, उस वक्त जब जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, बख्तियार नाम है उनका, ख्याल से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने इजराइल में मोसाद से बात की कि आप किसी तरह इस वापसी को नाकाम करें, चाहे वो जहाज़ उड़ाया जाए, चाहे खुमैनी को असैसिनेट किया जाए। लेकिन इन तमाम ख़तरों के बावजूद खुमैनी का जहाज़ तेहरान में उतरता है, जबकि
सब एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे तेहरान में, ईरान में, कि उनकी फ्लाइट जो है किसी भी तरह भी लैंड न कर पाए। लेकिन इन तमाम खतरों के बावजूद खुमैनी का जहाज जो है वो ईरान में उतरा और 10 दिन बाद जो है वो शाह की जो सरकार थी, जो एडॉक सरकार चला रहे थे बख्तियार, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। और तब उसके बाद जो है ईरान में इस्लामी हुकूमत आई और तब रूहुल्लाह खुमैनी जो है वो ईरान के सरबराह बने, वहाँ के सुप्रीम लीडर बने थे। देखिए 3000 जो बैलिस्टिक जो मिसाइलें बताई जाती हैं जिसमें हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो कहते हैं ना ईरान का एक मास्टरमाइंड या कहें ना ब्रह्मास्त्र है, जिसमें सेजिल और खुर्रम शहर 4 ये तो ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे सीधे इजराइल के लिए बना के अलग से रखी हुई हैं। बाकी अलग अलग तरीके की जो मिसाइलें हैं वो ज़बरदस्त हैं। आप समझ लीजिए फतेह 1110 जो मिसाइल है वो कतर तक आराम से पहुँच जाएगी, वही पहुंच जाएगी, बाकी लंबी दूरी की जरूरत ही नहीं है। ही कितना 250 से 450 किलोमीटर की रेंज बैठती है, 4 से 8 मिनट लगेंगे उस ईरानी मिसाइल को वहां तक पहुंचने में। अधिकतम अगर अटैक के हिसाब से देखें तो ईरान अपने ऐसा तो नहीं कि अपने घर में से या तेहरान की राजधानी से मिसाइल को उड़ाएगा। उसने एक खास अड्डे से जो अपना टारगेट सेट किया है इजराइल के लिए, वहां से उसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर अधिकतम बैठती है। वहां तक वो बड़े आराम से अपनी मिसाइलों को, सेजिल और खुर्रम शह जैसी मिसाइलों को बड़े आराम से लॉन्च करके इजराइल तक पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे 3 बयान क्या हैं जिससे साफ पता चलता है कि जो ट्रंप का गुरूर था वो तेहरान में ईरानी सेना ने बूटों से रौंद डाला है तेहरान की सड़कों के ऊपर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है विदेश मंत्री अमेरिका के हैं मार्को रूबियो। उन्होंने क्या बोला कि मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं और मैं अमेरिकी कांग्रेस को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे 40,000 जो सैनिक हैं पूरे पश्चिमी एशिया में वो ईरानी टारगेट की जद में हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जद, यानी कि टारगेट में, रेंज में हैं। हमें उन्हें बचाना है, हम उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये भी बात कबूल कर ली और अमेरिकी कांग्रेस के सामने कि याद रखिए कि खामनेई के शासन को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो खामनेई की जगह उसको वहां पे लीड कर सके। तो कुल मिला के जो रजा पहलवी का दांव था अमेरिका से चल के वो फुसफुस साबित हुआ है। और जो ट्रंप 11 से 13 जनवरी के बीच बड़े दावे कर रहे थे, ईरानियों तुम चिंता मत करो, तुम प्रदर्शन करो, हमारी मदद तुम्हारे पास आ रही है, वो मदद अब कभी भी आने वाली नहीं है। और इसीलिए जो अमेरिका है वो बुरी तरीके से फंसा नजर आ रहा है। अब वो देख रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश उसका साथ दे दें। वो कह रहे हैं भैया तुम तो थोड़ा बहुत पिटपिटा के चले जाओगे दूर, ये हमको रोज मारेंगे पकड़ पकड़ के, हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, तुम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। और दूसरा ये है कि ईरान जो है वो कहते हैं ना आत्मघाती मोड में अटैक करने की तैयारी कर चुका है। वो कह रहा है कि या तो हम नहीं या तुम नहीं। यहाँ पे बेसिक जो मनोवैज्ञानिक फर्क है वो अमेरिका और ईरान के बीच में ये है कि अमेरिका जंग जीतने के लिए युद्ध करने की कोशिश कर रहा है और जिंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और मरना नहीं चाहता है। युद्ध करना चाहता है, ट्वीट करना चाहता है, लेकिन मरना नहीं चाहता वहाँ का सैनिक। यहाँ ईरान के संग उल्टा है, वो कहता है हम पहले तुमको मारेंगे उसके बाद मरेंगे और हम आखिरी गोली तक तुमसे लड़ेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ईरान के जो सेना के चीफ हैं मोहम्मद हातिमी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि वो ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करेंगे, उसके बाद एक वो ट्वीट करेंगे कि मैंने ईरान को तबाह कर दिया है, तो वो भूल जाएं। ईरान इस बार पूरी बाजी पलट के रख देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जून 2025 में अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, उससे ईरान ने सब कुछ अपना बदल दिया। पूरा प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है, जो उसके कोड डिकोड होते हैं, जो उसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं मिसाइल के, वो सब कुछ चेंज कर दिए हैं। और रूस और चीन इसमें उसकी बहुत ज़बरदस्त मदद कर रहे हैं, खासतौर से खुफिया लेवल के ऊपर। मैं आपसे मुर्तज़ा देना चाहूँगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर क्या ईरान और बड़े स्टेप ले सकता है? क्योंकि ट्रंप तो सिर्फ बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और खामनेई कह रहा है कि आप यहाँ से दफ़ा हो, हमें हमारा काम करने दो, हम अपने हिसाब से करेंगे। देखिए अभी जो खबर है वो ये है कि ईरान में और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है परमाणु मुद्दे के ऊपर, और ये बातचीत तुर्की में हो सकती है, स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची उनके बीच। लेकिन इस बातचीत को लेकर जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं पहले इजराइल को बताएं कि वो क्या बात करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी इजराइल जो है वो अमेरिका की विदेश नीति या फिर ईरान नीति जो है उसको इजराइल जो है वो वहाँ से कंट्रोल हो रही है। लेकिन इस बातचीत में सबसे बड़ी बात यह है जो निकल के आई है अभी तक कि इस मीटिंग में मिसाइल पावर को लेकर ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर कोई बातचीत होगी वो परमाणु कार्यक्रम को होगी, और अगर ऐसा होता है तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा जो है वो ईरान की मिसाइल पावर से है। ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, ये खुद कई बार बोल चुका है। और इस बार अगर ये बातचीत होती है तो हम फिर से वही देख सकते हैं जो हमने जून 2025 में देखा था कि अमेरिका और
ईरान के बीच बातचीत हो रही थी और एकदम से इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और तभी सब कुछ तहस नहस हो गया था और जंग शुरू हो गई थी। अब मैं इसको ख़त्म करूंगा और मैं आपको बता दूं कि ये जो बात की जा रही कि जो परमाणु हमले के सबूत हैं वो पुख्ता हैं, उसके पीछे भी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं और जो कब्रें खुदवाई गई हैं तेहरान के पास एक बड़े कब्रिस्तान में अमेरिकियों के लिए, वो ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हम जंग को तैयार हैं, बाकी फैसला तुम्हें करना है। कुल मिलाकर ईरान का क्लियर कट मैसेज है कि भाई मैं जंग जीतने के लिए नहीं, तुम्हें हराने के लिए लड़ने आ रहा हूं। अब देखना होगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान या अमेरिका एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से अपनी अपनी बाजियां पलटते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।